So let's begin. This is second lecture of the chapter rotational dynamics. कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा था, आज भी और कुछ बेसिक पढ़ेंगे। कल के बेसिक को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्ट किया था, सबसे पहले इस वर्ड से समझाने को कोशिश किया था मैंने आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी, और यू में से ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में बॉडी या ऑब्जेक्ट ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? मान लो तुम किसी कार की मोशन को स्टडी कर रहे हो, तुम किसी प्लैनेट के मोशन को स्टडी कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी कर रहे हो, न्यूक्लियस के बाजू में घूम कैसे रहा है। तो ऐसी केस में तुम जिसका भी स्टडी कर रहे हो उसको हम लोग फिजिक्स में एज अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की तरह रेफर करते हैं। ये बॉडी एग्जैक्टली है कहां पे, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट पे वो एग्जैक्टली कहां पे, उसका लोकेशन क्या है, उसको बोलते हैं उसकी पोजीशन। अगर वो अपना पोजीशन, अपना लोकेशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है विद टाइम, टाइम के साथ उसका लोकेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी मोशन में है। और अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन बदल ही नहीं रहा, जहां पे है वहीं पे है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी एट रेस्ट है। किसी को डाउट है इसमें? डेफिनेशन एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, फिर भी आपको लिखने बाद में आराम से लिख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। मोशन के 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़े। मैंने बोला मान लो कोई ऐसी बॉडी है जो मोशन में तो है, लेकिन उसकी मोशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रही है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली। वो बॉडी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आगे पीछे मूव हो सकती है। ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। बराबर है। कोई ऐसी बॉडी है जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, एक प्लेन लिया तुम लोगों ने, सिर्फ प्लेन के ऊपर आगे पीछे या प्लेन के ऊपर खाली मूव हो रही है। इट इज कैपेबल टू मूव ओनली ऑन अ प्लेन। जैसे कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर होता है ना, सिर्फ प्लेन के ऊपर मूव हो सकता है। उस मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? 2 डायमेंशनल मोशन। और कोई बॉडी अगर पूरे स्पेस में मूव हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन है, चिड़िया है, अपना हैरी पॉटर है, ये सारे कहां पे घूम सकते हैं पूरे स्पेस में, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं अपन? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी टर्म्स जो मोशन को डिफाइन करते हैं, मोशन को समझने में मदद करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे तुम्हारा स्टडी करना है तो तुम्हारे लिए मैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिन सकता हूं जिससे मैं तुमको समझ पाऊं। मैं तुम्हारी हाइट गिन सकता हूं, तुम्हारा वेट गिन सकता हूं, तुम्हारा ईसीजी निकाल सकता हूं, तुम्हारा हार्ट रेट पता कर सकता हूं, तुम्हारे ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है वो पता कर सकता हूं, उसे तुम कितना शक्कर खाते हो उसका मुझे अंदाजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जस्ट टू स्टडी अ ह्यूमन देयर आर प्लेंटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम लोग गिनते हैं। वो बोलते हैं ना ब्लड टेस्ट करते, कितनी टर्म बताते हो, ये इतना है, ये इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो अंडरस्टैंड, एक ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए इतनी क्वांटिटी है। तो कोई बॉडी मोशन में है, अर्थ है, सन के बाजू में घूम रही है। आपको मैंने बोला अर्थ के बारे में तुम क्या जानते हो, उसके मोशन के बारे में क्या जानते हो? सो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी, यू मस्ट नो दीज क्वांटिटीज विल गिव यू आइडिया अबाउट दैट मोशन। वो मोशन के बारे में तुमको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। तो ऐसी कई सारी क्वांटिटीज में से सबसे पहला क्वांटिटी क्या था तुम्हारा? डिस्टेंस। तो मान लो ये एक पॉइंट ऐसे ए, इधर से निकले पॉइंट बी को पहुंचे, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से तुम ऐसा गए, तो तुमने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको रीड कर लो। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला कि तुम इधर से निकले पॉइंट ए से और तुम इधर पहुंचे पॉइंट बी को। पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन से अपन ने ज्वाइंट कर लिया, जो कि अभी मैंने ज्वाइंट किया। ए तुम्हारा इनिशियल वाला पोजीशन है, बी तुम्हारा फाइनल वाला पोजीशन है। ओके तो ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, यू मे से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसको बोलते हैं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। जाहिर है इसको स्टार्ट पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट है, तो इसको डायरेक्शन भी है कि पॉइंट ए से निकला पॉइंट बी को गया। और जिस क्वांटिटी को, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन होता है, वो क्वांटिटी कौन सी होती है बच्चों? दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे डिस्टेंस की बात हमने जब की थी तब डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, तुम ए से निकल के बी जाओ या बी से निकल के ए जाओ, चलना तो उतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है क्या? नहीं। तो जहां पे डायरेक्शन है नहीं, वो कौन सी क्वांटिटी होती है तुम्हारी? स्केलर। तो स्केलर कभी निगेटिव भी नहीं होता। बेसिकली निगेटिव ये नंबर अपने आप में डायरेक्शन बताता है। आप बताओगे, बोलोगे कैसे? तो देखो कोई चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब जहां पे थी उसके आगे गई है, वो इंक्रीज हुई है। कोई चीज निगेटिव है, इसका मतलब जहां पे थे वहां से पीछे आया है, या यू में से डिक्रीज हुई है। अब आगे और पीछे अपने आप में डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तब चीजें पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो ऐसा होगा। स्केलर्स में कोई पॉजिटिव निगेटिव, कोई निगेटिव नाम की चीज नहीं होती है, तो हम उसको हमेशा एक नंबर में काउंट करते हैं, विच इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर। ठीक है,
बाकी सारी चीजें यहां से एक बार पढ़ लेना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोगों ने दो टर्म पढ़े, स्पीड और वेलोसिटी। और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे समय तक ये गलत फहमी रहता है कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम डिस्टेंस कवर कितना कर रहे हो पर यूनिट टाइम ये निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? हर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, किधर भी जाओ, लेकिन हर सेकंड कितना जा रहे हो। तुमने बोला कि सर मैं ना 50 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं, जहां पे हो उससे 50 मीटर आगे जाओगे 1 सेकंड के अंदर, ये इसका मतलब हुआ, बरोबर है कि नहीं? तो यहां पे डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? क्या ये नंबर अपने आप में डायरेक्शन बता रहे क्या? वरती चालले, खाली चालले, लेफ्ट ला, राइट ला, कहीं सांगतोय का? नहीं। तो ऐसी जो चीज है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट लोगे, क्या लिया आप लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया, यानी कि हर सेकेंड तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तुम बोले कि सर मैं नासिक से निकल के मुंबई जा रहा हूं, तो हर सेकेंड या हर मिनट या हर घंटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टुवर्ड्स मुंबई। उसमें तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट भी होगा, एंड पॉइंट भी होगा, यानी कि इन अनदर वर्ड डायरेक्शन भी होगा, किधर से किधर जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो वो क्या होगा? तुम्हारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड है, यानी कि कितना डिस्टेंस तुम एक मतलब कितना जा रहे हो, और डायरेक्शन भी है, किधर जा रहे हो, कितना जा रहे हो हर आवर। तुमने बताया सर 50 किलोमीटर जा रहा हो 1 घंटे में, तो वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड हुआ। और टुवर्ड्स मुंबई जा रहे हो, वो तुम्हारा डायरेक्शन हुआ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, बराबर है कि नहीं? लेकिन स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। सो कॉमन सेंस है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये समझाने की जरूरत है क्या तुम लोगों को? ओके। स्पीड और वेलोसिटी के बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। याद है तुमको? बताओ तो। एवरेज क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज जब हम बड़े इंटरवल में फाइंड करते हैं, जैसे अपने 10वीं में ही जो भी तुम्हारे मार्क्स आए थे, मान लो तुम्हें से 10वीं में किसी को 20% है, कितने परसेंट है 10वीं में? 20%, बराबर है कि नहीं? देख क्या रहे हो, मेरी मर्जी, कुछ भी दे सकता हूं मैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? 90 दूं? अब ये मत बोलना सर 20% है तो हम 11th में आए कैसे, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सपोज तुमको 20%, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सारे 6 सब्जेक्ट को तुमको 20 20 20 20 ऐसे मार्क्स मिले क्या? किसमें ज्यादा हो सकते हैं, किसमें हो सकता है तुमको 30 मार्क्स मिले, जबरदस्त। किस सब्जेक्ट में हो सकता है तुमको 10 ही मिले। तो दिस इज बेसिकली एवरेज, जो आपको सारे सब्जेक्ट के मिल के मार्क्स बताता है। टोटल मार्क्स कितने डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट कितने, इसी बेसिक फॉर्मूले से अपन निकालते। अब हाँ या ना? तो बच्चों उसी तरह से मान लो तुम निकले नासिक से, गए पूना, पूरा डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर, टाइम लगा 5 घंटे। आपने बोला सर 200 डिवाइडेड बाय 5 40 किलोमीटर 1 घंटे में मैं गया था, 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा तुमने जो नंबर बताया ये तुमको दे क्या रहा है? खाली एवरेज आंसर बता रहा है। अगर तुम ये डिस्टेंस लेने के बजाय डिस्प्लेसमेंट लेते तो वो एवरेज वेलोसिटी होता। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? अगर आप टोटल पाथ लेंथ लेते हो, पाथ लेंथ का मतलब ही डिस्टेंस है, हाँ, टोटल डिस्टेंस लिया नासिक टू पुणे, टोटल डिस्टेंस कितना डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लगा, तो तुमको जो मिलेगा वो क्या है? तुम्हारा एवरेज स्पीड। और अगर तुमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? नासिक और पुणे के बीच का सबसे छोटा वाला डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तुम जिस एक्चुअल रास्ते से गए वो वाला। फर्क है दोनों में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया तो क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। ठीक है, इसका ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, तो अभी उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। ओके, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूं, समझा? फिर एवरेज के बाद हमने उससे भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पढ़ी, इंस्टेंटेनियस। इस इंस्टेंट का स्पीड, हमारा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है डिजिटल वाली, अगर तुम्हारे पास व्हीकल है, अभी नए आने वाले बाइक में, कार में डिजिटल स्पीडोमीटर है ना, वो नंबर पूरा डिजिटल नंबर्स दिखते हैं। और देखो कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, जैसे तुम एक्सीलरेटर को कम ज्यादा करो वो बदलता है। तो वो जो नंबर है वो क्या है बच्चों? वो उस वक्त का, उस इंस्टेंट का स्पीड बता रहा है। अब ये कैसे निकालोगे? बेसिकली फॉर्मूला बदलता नहीं है, वही फॉर्मूला है। कौन सा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का। सिर्फ फर्क क्या है पता है इस फॉर्मूले में? फर्क ये है कि तुमको अगर नासिक टू पुणे टोटल डिस्टेंस लेते हो, नासिक से लेके पुणे तक का टोटल डिस्टेंस लिया, टोटल टाइम किया, तो एवरेज आएगा। लेकिन वही तुमने बहुत छोटा डिस्टेंस ले लिया। अब कितना छोटा? तो मैंने आपको बोला था कि व्हेन आई से इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इसका कोई बेसिक साइज नहीं होता, बराबर कि नहीं? वेरी स्मॉल मीन्स वेरी स्मॉल।
तो तुम अगर तुम्हारा गाड़ी का टायर जो है, गाड़ी का टायर जमीन के ऊपर टिका होता है ना ऐसा, बराबर कि नहीं, कितना डिस्टेंस टिका होगा गाड़ी का टायर? हो सकता है 3-4 सेंटीमीटर, इतना टिका होता है लगभग। मैंने बोला उससे भी छोटा डिस्टेंस लो, और मैंने बोला चलो बताओ मुझको 1 सेंटीमीटर गाड़ी को जाने के लिए कितना टाइम लगा, 1 सेंटीमीटर। दिस इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो तुमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और वो जाने के लिए टाइम लगा, लिखा तुमने 0.0002 सेकेंड, जो भी कुछ है। सेंटीमीटर को भी बाकायदा तुमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 सेंटीमीटर कितना हो गया तुम्हारा? 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.0002 सेकेंड। इतना छोटी छोटी चीजें ले ली तुम लोगों ने, तो जो आएगा वो क्या होगा तुम्हारा? बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। वो उस इंस्टेंट का, क्योंकि वो वहां का ही बताएगा ना, वो उतने ही सब चीज का बताएगा, इतना डिस्टेंस अपॉन इधर का टाइम, तो उधर का स्पीड। समझ में आ रहा है? तो वो क्या मिल गया तुमको? उस इंस्टेंट का स्पीड। समझा? सिंबलिकल नोटेशन देखो, ऊपर हम लोगों ने यस के बजाय लिखा है डेल्टा यस, यानी कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस। नीचे टाइम के बजाय लिखा है डेल्टा टी, यानी कि वेरी स्मॉल टाइम। और हो सकता है कि ये टाइम इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि कोई बच्चा उसको गलती से 0 डाल दे। न्यूमरेटर में 0 डालने से कभी दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर है, न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ही 0 डाल दिया तो क्या गड़बड़ होती है बच्चों? मान लो डिनोमिनेटर में किसी ने 0 डाला, तो व्हेन वी डिवाइड बाय 0 व्हाट इज द आंसर? तो देयर इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्शन टू पुट 0 इन द डिनोमिनेटर, नॉट फॉर न्यूमरेटर। सॉरी। तो इसलिए तुम ये डिनोमिनेटर जो है ना आपका डेल्टा टी, इसको गलती से 0 मत पुट कर देना। इसलिए यहां पे ये बाजू में एक सिंबल लिखा हुआ है। ये सिंबल जो लिखा है ना बाजू में, क्या लिखा है बताओ तो? बाजू में ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जो डेल्टा टी है, डिनोमिनेटर वाला जो टी है, उसकी वैल्यू क्या डालो? उन्होंने बोला 0 मत डालो। ये जो सिंबल लिखा हुआ है, इस सिंबल का कुछ तो मतलब है। सिंबल्स देखे आपने जिंदगी में कभी? तुम इमेजिन करो, तुम किसी स्कूल के बाजू से गुजर रहे हो, और स्कूल के बाजू में तुमने अगर देखा होगा तो वहां पे ऐसा हॉर्न का एक सिंबल होता है, और उस हॉर्न के सिंबल के साथ, देखा तुम लोगों ने स्कूल के बाजू में ऐसा हॉर्न का सिंबल होता है, उसके ऊपर ऐसा क्रॉस किया होता है, देखा तुम लोगों ने? उसका मतलब क्या? तो उसको देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कुछ तो आता होगा उस सिंबल को देखें। हाँ, इधर हॉर्न बिकते नहीं है, फिर इधर हॉर्न बजाने का बहुत बड़े कि नहीं, ऐसा कुछ उसका कुछ तो मतलब है ना। व्हाट? दैट इज नो हॉर्न जोन। वहां पे हॉर्न मत बजाओ। समझ में? हालांकि हम बजाते वो बात अलग है, बड़े कि नहीं, उल्टा ज्यादा बजाते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली पर्पस क्या होता है उसके पीछे का। तो जैसे ये सिंबल है, इसका कुछ तो मतलब है, वैसा ये अपने आप में एक सिंपल सा सिंबल है। और ये सिंबल आपको बस एक ही चीज बोलता है कि भैया डिनोमिनेटर में 0 मत डाल, बाकी कुछ भी कर। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद इसी चीज को हम लोग अनदर वे से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसके लिए मैंने आपको कल भी बोला था, आज वापस बोलता हूं, जरूरत पड़ी तो तुम में से कोई अच्छा बच्चा ये 2 वीडियो के लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दो। मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है? ये अपने आप में एक मैथमेटिक्स का टर्म है। 25-30 मिनट का वीडियो है खाली, उसमें तुमको लिमिट इस गहराई से समझेगा जितना 12 साइंस का अभी पेपर देने वाले बच्चों को नहीं पता। उसके बाद इमीडिएटली उतने ही समय का आधा घंटे का और एक वीडियो है व्हाट इज डेरिवेटिव। उसके बाद और एक वीडियो है व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये 3 वीडियो देख लो, तुम्हारा फिजिक्स का टेंशन गायब हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज में समझाया कि लिमिट चीज होती क्या है, वो सिंबल क्या है, उसका मतलब क्या है, कभी भी उठ के कहीं पे भी चिपका नहीं देते। समझ में आ रहा है? तो आई विल सजेस्ट यू जस्ट वॉच दैट वीडियोस, आपको और मजा आएगा, ये चीजें और डिटेल में समझेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा। जाहिर है अगर यहाँ पे तुम डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट लोगे, यानी कि विद डायरेक्शन लोगे, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कल पढ़ा। फिर उसके आगे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म। जहां पे तुम्हारा वेलोसिटी बदलता ही नहीं है, ना तो मैग्नीट्यूड बदल रही है ना तो डायरेक्शन बदल रहा है। तुम मान लो 30 के स्पीड से निकले और जिंदगी भर एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहे हो कंटिन्यूअसली, यानी कि तुम्हारा जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, कुछ भी नहीं बदल रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन दोनों में से कोई भी एक बदला, तुम्हारा मैग्नीट्यूड 30 था, तुमने 40 कर दिया, स्पीड गाड़ी का 30 था, कितना कर दिया तुमने? 40। क्या बदला इस केस में? मैग्नीट्यूड। तुम नॉर्थ को जा रहे थे, ईस्ट को जाने लगे, डायरेक्शन बदल दिया तुमने, किसी भी एंगल में टर्न किया, इस केस में क्या बदला तुम्हारा? डायरेक्शन। या मान लो तुमने दोनों बदल डाले, मैग्नीट्यूड भी बदला एंड डायरेक्शन भी बदला, तो इन अनदर वर्ड तुम्हारा वेलोसिटी बदल गया। वेलोसिटी इज वेरिएबल, इधर मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज। ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं अपन उसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन के कितने टाइप? 2, सारे इमोशन के, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी बदलती नहीं है वो यूनिफॉर्म, जहां पे बदलता है वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों?
फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन के भी दो टाइप पढ़े, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? एकदम लेमैन लैंग्वेज में मुझे बताओ। देखो बच्चों, टर्म्स फिजिक्स के जो हैं वो एग्जाम में लिखने के लिए भले ही तुमको एक प्रॉपर वर्ड पता होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट। जब तुमको एग्जाम में लिखने हैं, स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम में, तो यू मस्ट नो द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी और प्रॉपर यू में से द वर्डिंग, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब समझने की बात आती है तो वो इतने सिंपल वर्ड में तुमको पता होने चाहिए कि उसका मतलब समझे। जैसे रणछोड़दास छाछड़दास, अच्छा ठीक है, श्यामलदास छाछड़ को उसके टीचर ने पूछा कि बेटा मशीन क्या होता है? पता है ना? हाँ, अभी यहां पे मुझको करके मत दिखाओ कि सर दिस इज मशीन, एवरीथिंग इज मशीन। बनेगी नहीं। ये आपका स्पीकर भी मशीन है सर, आपके छोटे आवाज को लोगों को बड़ा करके दिखा रहा है। सुनो, तो व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो समझने के लिए कितना भी बेसिक लैंग्वेज में समझो, लेकिन समझो। तो मैंने कल भी आपको बोला था कि तुम गाड़ी चला रहे हो, इमेजिन करो तुम्हारे गाड़ी में एक डिवाइस है, क्या नाम है उसका? एक्सेलरेटर। वो खींचने के बाद तुम्हारे गाड़ी का स्पीड बढ़ता है। अब एक सेकंड में तुम्हारे गाड़ी का स्पीड जिस नंबर से बढ़ा है ना, एकदम सादी लैंग्वेज में, वही तुम्हारा एक्सेलरेशन है। जिस डिवाइस ने बढ़ाया ना, उसका नाम एक्सेलरेटर है। समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला कैसे बनेगा ये तो अभी मैं वापस नहीं बता सकता, अनफॉर्चुनेटली अपन उसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अपन ने फॉर्मूले भी बनाए थे। तो तुम्हारा स्पीड कितने से चेंज हुआ डिवाइडेड बाय कितने टाइम में चेंज हुआ, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अगर तुमने बड़ा पॉइंट ले लिया, मान लो तुम लोग एक 10 मिनट के लिए गाड़ी चला रहे थे, कितना टाइम बोला मैंने? 10 मिनट। काफी बड़ा टाइम होता है, इवन 15-20 सेकंड भी बड़ा ही टाइम होता है। तुम्हारे गाड़ी का स्पीड 30 था और तुमने बढ़ के उसको 90 कर दिया 10 मिनट के अंदर, बराबर है? तो इतना बड़ा टाइम इंटरवल लिया, टाइम इंटरवल इज क्वाइट लार्ज। तो जो तुम इतने बड़े टाइम इंटरवल में एक सेकंड का जो एवरेज निकाल के लाओगे, 10 मिनट में क्या हुआ उससे तुम 1 मिनट 1 सेकंड में क्या हुआ वो बता रहे हो। मैंने क्या बोला तुमको? 10 मिनट में, या थोड़ा सेकंड में गिनो, मान लो मैंने 500 सेकंड टाइम तुमको दिया 500 सेकंड में तुम्हारे गाड़ी का स्पीड कहां से कहां पे चेंज हुआ, इससे तुम 1 सेकंड का वैल्यू निकाल रहे हो 500 सेकंड में क्या हुआ उससे तुम 1 सेकंड की चीज की बात कर रहे हो, तो जो आएगा वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? एवरेज। बड़ा टाइम इंटरवल लेके एक्सेलरेशन निकालोगे तो दैट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन तुमने बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया। कितना छोटा? तुमको मैंने 0.000001 सेकंड, बहुत छोटा जस्ट नंबर है, रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। मैंने बोला इतने सेकंड में गाड़ी का स्पीड इस नंबर से बढ़ा है, तो बोले 1 सेकंड में कितना? तो तुमने बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, जितना छोटा लेना पॉसिबल है उतना छोटा, और उससे तुम निकाल रहे हो कि हर सेकंड स्पीड कितने से चेंज हो रहा है, या वेलोसिटी किस सेकंड से कितने से चेंज हो रही है। तो वो हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस। वो क्या हो गया तुम्हारा? ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग इसको रिवाइज कर चुके हैं, क्योंकि ये ऐसा भी बेसिक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन के 2 टाइप, कौन कौन से बच्चों? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारा स्पीड घट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन। एक्चुअली उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। स्पेलिंग में ए मिसिंग है, ओके, लेकिन तुम खड़ूस लोग मुझको बताएंगे नहीं, बराबर है ना? उसके बाद व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? आई थिंक ए की जरूरत ही नहीं है, वो तुम चेक कर लेना। आई एम नॉट अ टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इवन। मैं फिजिक्स भी फिजिक्स में बोल सकता हूं, फिजिक्स की अपनी आपकी एक लैंग्वेज है। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। तो मान लो कोई बंदा अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा है, बड़ी ईमानदारी में हर सेकंड 5 से बढ़ा रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट किया 0 था, 1 सेकंड के बाद 5, 2 सेकंड के बाद 10, 3 सेकंड के बाद 15, 4 सेकंड के बाद 20, बड़ा ईमानदारी में। अब ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन मान लो कोई कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कौन सा हो गया तुम्हारा? यूनिफॉर्म। लेकिन कोई शाना भी हो सकता है, बोलेगा सर अपनी मर्जी, पहले सेकंड में 10 किया, दूसरे सेकंड में 2 से ही बढ़ाया, तीसरे सेकंड में मैंने कम कर दिया, मेरी मर्जी है, मेरी गाड़ी है, मैं कुछ भी करूं। तो जहां पे तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी हर सेकंड सेम नंबर से चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट ओके? यहां तक हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में पढ़ा था। एक्चुअली इसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर मोशन और रेडियस वेक्टर भी पढ़ के रखा है, बट मैं यहां से अभी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि एनीवे
जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स, वो चालू सर्कुलर मोशन से होता है। लेकिन मैंने तुमको यह भी बताया था कि इवन सर्कुलर मोशन, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन, उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, उसके बाद रेडियल एक्सलरेशन। ये नाम थोड़े से तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन ये सारा तुम 11th में ही पढ़ चुके हो। और ये जहां पे खत्म होता है वहां पे हमारा दूसरा चैप्टर चालू होता है। बट अभी बड़ी ही दुख से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बिना इच्छा होते हुए भी मैं ये सारी चीजें बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी। ठीक है, किस लिए? क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया कि तुम्हारा क्या होगा पता है? तुम्हारा पूरा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का वाट लगेगा। वो तुमको काफी है अगले और 2-3 चैप्टर को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आज का लेक्चर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर एक आधा बाकी रह गया तो कल भी थोड़ा टाइम उसके ऊपर देंगे, एंड देन ऑफिशियली हमारा रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्कुलर मोशन। थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं अभी मैं। देखो बच्चों, मोशन का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या है बच्चों मोशन? बॉडी की पोजीशन बदलना। तो जिस तरह से वो बदल रही है उस पाथ को मैं ट्रेस कर सकता हूं। पाथ को क्या कर सकता हूं? मैं ट्रेस कर सकता हूं। इमेजिन करो तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारे बाइक के पीछे मैंने किसी इंसान को बांध दिया, ओके, और तुम उसको लेके चल रहे हो, तो वो बंदा जिधर जिधर से जाएगा उधर से उसके निशान दिखेंगे ना, पीछे से गाड़ी का टायर तो दिखेगा कम से कम। तो जिस रास्ते से जा रहा है वो तुम्हारा पाथ है। वो क्या है? तुम्हारा पाथ कौन सा होगा, किस पाथ से तुम्हारे व्हीकल जाएगा, यह डिपेंड करता है तुम्हारी मोशन को कौन सा फोर्स क्रिएट कर रहा है। याद रखो, क्या बोला मैंने? सुना क्या? तुम किस रास्ते से जाओगे ये किसके ऊपर डिपेंड है? तुम्हारी मोशन का कॉज क्या है, किस चीज ने तुम्हारे उस मोशन को क्रिएट किया। पूरा सीरियसली बोलूं तो किस फोर्स ने क्रिएट किया। अगर शुरुआत में तुम एट रेस्ट थे, रुके हुए थे, और उसके बाद तुम मोशन में गए, तो कॉमन सेंस है कोई ना कोई फोर्स तुमको मोशन में लेके जा रहा है। तो नेचुरली जो फोर्स है वो फोर्स डिसाइड करता है कि तुम्हारा रास्ता क्या होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और जैसा तुम्हारा रास्ता होगा वो डिसाइड करेगा तुम्हारे मोशन का टाइप क्या है। सुन रहे हो? तो अभी 1-2-3 चीजें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। फॉर एग्जांपल, तुमने एक स्टोन या कोई भी चीज ऐसी पकड़ी, तुमने बोला सर मैं इसके ऊपर है ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स था, बराबर है कि नहीं? तुमने इनिशियली डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो नहीं बोल सकते, तुमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, तुमने इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को तुमने जैसे ही फेंक दिया उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होने लगा। कौन सा फोर्स पता है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का फोर्स। तुमने भले ऊपर फेंका, हो सकता है तुमको ऐसा मून दिखा और तुमको लगा तुम रजनीकांत है, चलो मून पे डायरेक्ट फेंक देते इस चीज को, बराबर है कि नहीं? तुमको लगा कि तुम फेंकेंगे डायरेक्ट मून पे जाके गिरेगा, ऐसा होगा नहीं। अर्थ उसको अपने ओर खींच लेगी। तो होगा क्या बच्चों कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से, और फोर्स का डायरेक्शन भी बड़ा फिक्स है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लाइक दिस। पूरे पाथ के ऊपर जब तक वो नीचे आता नहीं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन है। तो जिस केस में फोर्स का डायरेक्शन फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट किधर भी जाए फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन में, तो उस केस में तुम्हारे ऑब्जेक्ट का मोशन इस टाइप का होता है। उसका जो पाथ है, ये पाथ का शेप दिख रहा है तुम लोग को, ये शेप, इस शेप को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। कौन सा शेप है ये? पैराबोलिक। और इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन बोलते हैं इसको? सो व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फिक्स, इट इज इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में है। व्हाटएवर मे बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है लेकिन फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो पाथ जो होता है पैराबोलिक पाथ होता है, और मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल बताऊं, ये नॉलेज जो मैं तुमको दे रहा हूं ना, इसका भविष्य में उपयोग होने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने 2 प्लेट लिए, मेटल के प्लेट, पतरा क्यों शकतात ना। इस प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को मैंने किसी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। तुमने एक सेल लिया
और उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, करके देखो घर पे जाके। दूसरा जो है उसको तुमने निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, उसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, और फिर उसके बाद तुमने यहां पे बीच में एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं, तो तुमने कोई थर्मोकोल का पीस लिया, ओके, थर्मोकोल का पीस लिया, इस थर्मोकोल के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इसका मतलब तुम्हारा पूरा थर्मोकोल अभी निगेटिवली चार्ज है। तुम एक केस में, फर्स्ट केस में, ये जो बैटरी है ना, इसका सर्किट ऑफ रखो। ऑफ रखो यानी कि इसमें से करंट बहेगा नहीं। यहां पे एक स्विच लगा दो, स्विच ऑफ रखो। स्विच ऑफ है मतलब ये बैटरी जो है उस प्लेट को चार्ज नहीं दे रही है। यहां से तुम ये थर्मोकोल के पीस को फायर करो, फायर करोगे वो सीधा निकल जाएगा लाइक दिस। चेक करो जाके, अच्छे खासे हाई स्पीड से फायर करो, थोड़े डिस्टेंस तक वो सीधा निकल जाएगा। उसके बाद वो भी नीचे आएगा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो मैं अर्थ की ग्रेविटी का इंपैक्ट ना हो उतने इस जगह की बात कर रहा हूं जहां पे अर्थ की ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं होता। तुमने गन से बुलेट फायर किया, तुमने देखा कभी गन से बुलेट फायर करके? कुछ डिस्टेंस वो सीधा जाती है एकदम स्ट्रेट, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू होती है। ये इतने डिस्टेंस वो सीधा उसके हाई स्पीड की वजह से जा रही है, उतने डिस्टेंस तक ग्रेविटी इंपैक्ट नहीं कर पाती। फिर उसके बाद जैसे स्पीड डाउन होना शुरू हो जाता है तो ग्रेविटी फिर उसको नीचे लेके आती है। तो वो थर्मोकोल का जो पीस तुम लेंगे ना, उसको फायर करो। तुम जब उसको फायर करोगे तो क्या होगा पता है बच्चों? थोड़े डिस्टेंस तक स्पीड की वजह से ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो सीधा जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पाथ, ठीक है। अब क्या करो, अब उसके ऊपर तुमने बहुत सारा नेगेटिव चार्ज डाल दिया है और इस प्लेट को चार्ज कर दिया। जैसे तुम इस प्लेट को चार्ज करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि ये ऊपर का जो नेगेटिव प्लेट है उसको अपोज कर रहा है, नीचे का नेगेटिव प्लेट उसको अपोज कर रहा है, और ऊपर का जो पॉजिटिव प्लेट है ना उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा। और चेक करो, इस पूरे जगह पे फोर्स का डायरेक्शन सेम है, एग्जैक्टली जैसे ऊपर था ना, ग्रेविटी का डायरेक्शन जैसे था ना ऊपर की केस में, ये केस 1 देखा ना आप लोगों ने, सेम वही चीज नीचे हो रही है। लेकिन ये मास के ऊपर मास का फोर्स नहीं है। मास के ऊपर मास का मतलब अर्थ क्या है? मास है ना, एक बहुत बड़ा वजन है ना, उसके ऊपर तुमने पत्थर के ऊपर फोर्स लगाया तो वो पत्थर क्या है? वो भी मास है। तो एक मास ने एक मास के ऊपर फोर्स लगाया था, यहां पे एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। एंड चेक इट आउट, तुम्हारा ये जो थर्मोकोल का पीस है ये कुछ इस तरह से पाथ कवर करेगा, एग्जैक्टली लाइक पैराबोला। तो सेम चीज वहां पे भी हो गई। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फिक्स, एक ही डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। उस केस में वेलोसिटी किधर भी रहे, लेकिन फोर्स बोलता है मैं एक ही डायरेक्शन में रहूंगा, तो उस केस में तुम्हारा मोशन हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब किसी बंदे ने दूसरी एक चीज की, उसने बोला सर मैंने ऐसा डिसाइड किया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे को रहेंगे परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और फोर्स क्या रहेंगे? हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारी चीजें पॉसिबल है इसमें। तुमने एक रस्सी लो छोटा सा, इस रस्सी के दूसरे एंड को एक स्टोन बांध दो, अच्छा खासा हेवी एक रस्सी लो, स्टोन बांधो, और उस स्टोन को पकड़ो, ऐसा गोल 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 घुमाओ, इट्स रिवॉल्विंग लाइक दिस। गौर से देखना, तुम्हारा जो रस्सी स्ट्रिंग है उसने पकड़ के रखा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और तुम्हारा स्टोन जा रहा है आगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर जगह पे जब तुम्हारा स्टोन है, उस स्टोन को पूछो बेटा किधर जा रहे हो, तो स्टोन बोलेगा कुछ नहीं सर आगे जा रहा हूं इस दिशा में, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसको पूछो किसने तुमको घुमाने का काम चालू किया है, तुम बोलेगा ये सर ये बीच में वाला जो बंदा है ना उसने पकड़ के रखा है, ये फोर्स। चेक इट आउट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नॉट हियर एट एवरी प्लेस। तुम इधर पूछेंगे स्टोन इधर आया, उसको बोला बेटा किधर जा रहे हो, बोलेगा सर इधर जा रहा हूं, फोर्स इधर है, अगेन परपेंडिकुलर। तुम्हारा स्टोन इधर आ गया, बोला बेटा किधर जा रहे हो, बोला सर आगे जा रहा हूं, फोर्स इधर, अगेन परपेंडिकुलर। सो व्हेनेवर फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन द मोशन इज ऑलवेज सर्कुलर मोशन। वो कौन सा मोशन होता है? हमेशा सर्कुलर मोशन। तो एक नॉलेज है कि इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझते कमी क्या बोलते हैं? ओके तो कल मैंने इतना डेप्थ में नहीं बताया था, अब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एवरी टाइम योर नॉलेज मस्ट इंप्रूव। कल से थोड़ा आज ज्यादा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उस चीज को ज्यादा डेप्थ में समझेंगे। ओके सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? बेसिक डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है बच्चों, कि द मोशन वेयर पार्टिकल रिवॉल्व अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर अगर पार्टिकल गोल 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 घूम रहा है ना, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं अपन? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के बाजू में,
एग्जाम्पल, किसी स्ट्रिंग को किसी पत्थर से बांधा, गोल गोल घुमा रहे, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, या अनदर वर्ड, जब भी वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तब मोशन सर्कुलर मोशन रहेगा। ओके, और ये अभी तुमको सिर्फ बता रहा हूं, आगे जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं तुमको बताना चाहता हूं। कोई पार्टिकल, जैसे अभी थर्मोकोल का पीस लेके अपन ने उसको निगेटिव चार्ज डाला था, बराबर है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिए तो निगेटिवली चार्ज हो गया वो थर्मोकोल का छोटा सा बॉल। इसको तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड था ना वो जो प्लेट लगा के किया था, वहां पे उसका मोशन कौन सा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। सेम थर्मोकोल के पीस को मैग्नेटिक फील्ड में डालो, उसका मोशन सर्कुलर मोशन होता है। अब तुम्हारे माइंड में सवाल आना चाहिए, जिसको लॉजिक से समझता है ना उसको इसके आंसर भी पता होगा कि सर ऐसा क्यों होता है। When a charged particle is thrown in electric field, it moves parabolic. When the same charged particle is thrown in a magnetic field, it moves circular in circular path, circular motion. तो ये आगे जाके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी मैंने तुमको बताया क्या होता है, याद रखोगे, समझा? वैसे ही और सही कई सारी चीजें हैं। पूरे साल भर हमको मोशन के 3-4 इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने हैं। एक रोटेशनल मोशन पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे ऑसिलेटरी मोशन पढ़ना है, जहां पे पेंडुलम जैसी चीज ऑसिलेट हो रही है एक जगह पे, तो वहां पे भी फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह से मूव करने के लिए, समझा? आगे जाके हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रैंडम मोशन पढ़ेंगे, पार्टिकल कहां से भी निकलता है, उसके लिए भी कुछ अलग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया सबको अभी। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, यहां पे तुम्हारे लिए कुछ बेसिक थोड़ा नोट्स मैंने लिखा हुआ है, जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल है, एंड दैट इज इनफ जस्ट टू नो सर्कुलर मोशन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। सर्कुलर मोशन के बाद हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ा था, बताओ तो सही। बोलो ना, पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर। चलो अभी इसको भी एक बार, ये 2 टॉपिक अपन ने बहुत डिटेल में पढ़े थे कल, डिटेल में तो नहीं बोल सकते लेकिन ठीक ठाक पढ़ा था, चलेगा? इमेजिन करो तुम किसी सर्कल में घूम रहे हो, गोल 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 गोल। क्या हो गया बेटा? सर दुख रहा है? एक काम करना, थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख के आना। अच्छा ये डिफिकल्ट है? इज इट डिफिकल्ट? अबे डिफिकल्ट है क्या? पूछ रहा हूं, पक्का डिफिकल्ट है? अब ये डेफिनेशन नहीं ना, उसके बाद भी इंसान का सर कब दुखता है मैं बताता हूं, बता दूं? नहीं ना, ठीक है, थैंक यू, बच गई। सुन रहे हो? मान लो दिस इज सम पाथ, जिसके ऊपर बोलो मत, कोई पार्टिकल है ना सर्कुलर मोशन में लाइक दिस। मेरे ख्याल से दोपहर में जो आधा घंटे का लंच ब्रेक है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद समर सीजन स्टार्ट होगा। समर सीजन में दोपहर में ऐसा भी इंसान आलसी हो जाता है, उस आलस में तुम लोग मेरे को फिजिक्स पढ़ाने को बोलते हो, तुमको शर्म आना चाहिए। हाँ तो मैं किधर नहीं बोल रहा हूं, तुम आपस में डिसाइड करो मेरे को किधर लड़ाई को जाने का है। पूरा दिन भर में एक लेक्चर लेता हूं मैं तुम्हारा। हाँ तो तुम क्या मेरे को 5 बजे बुलाओ सुबह, यू डिस्कस, आपस में डिस्कस करो, फाइनल करो। कभी फाइनल नहीं, कुछ बच्चों को ऐतराज होगा, सर सकाळी सकाळी उठवत नहीं, असं कोणी आहे? ठीक है, वी विल डिस्कस दिस। अबे चुप बैठो, वी विल डिस्कस दिस आफ्टर अ लेक्चर। 10 मिनट डिस्कशन करेंगे, टाइम टेबल तुम्हारे अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। हाँ तुम बोलेंगे तो अगले साल से भी चालू करेंगे। चलो ध्यान दो, बस फोकस। भैया ज्वेल बेच दूं क्या? इधर ध्यान दो। हाँ तो ज्वेल मतलब ज्वेलरी ना, तो बेच सकता हूं ना उसको। चलो मान लो एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है बच्चों, अब तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन वाले इस पार्टिकल का किसी सर्टन इंस्टेंट को पोजीशन चेक करने का डिसाइड किया। जस्ट इमेजिन करो ये सर्कल का सेंटर है, तुम्हारा पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए है, यहां पे तुमने एक स्टॉप वॉच भी लगा दिया लाइक दिस।
जिस स्टॉप वॉच में तुम्हारा टाइम तुमको दिखेगा, तुमने स्टॉप वॉच चालू किया, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करो, स्टॉप वॉच चालू करो, चलेगा, और ये पार्टिकल को बोलो तुम मोशन में जाओ, और कुछ टाइम के बाद तुमने फोटो निकाला। हो सकता है जब तुम फोटो निकालेंगे तुम्हारे इस स्टॉप के ऊपर कुछ तो तुमको टाइम दिखेगा, एक टाइम दिखेगा ना टी, और उस टाइम को तुम्हारा पार्टिकल, मान लो यहां पे तुमको पार्टिकल की पोजीशन दिखेगी, तो ये हो गया इस टाइम, बस रहे, ये हो गया इस टाइम को इस पार्टिकल का पोजीशन, एक सर्टेन इंस्टेंट को उस पार्टिकल का पोजीशन। अब इस पोजीशन को मुझको रिप्रेजेंट करना है नंबर के फॉर्म में। देखने से तो चीज मुझे खाली दिखेगी, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं उसके ऊपर बाकी की चीजें कर पाऊंगा। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि यहां पे एक रेफरेंस बनाते हैं, एक ऐसा रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमको उसकी लोकेशन बताने को मदद करेगा। पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस वर्ड का ही मतलब समझ लो। देखो बच्चों, अगर मैंने तुमको बोला कि बेटा तुम्हारा एड्रेस बताओ, कहां पे रहते हो, तो तुम तुम्हारा एड्रेस बताने के लिए आजू बाजू की चीजों का नाम बताते हो। तुम बताते हो ना कि सर मैं इस गली में रहता हूं, इस थिएटर के बाजू में रहता हूं, जो भी कुछ चीज के बाजू में बताते हो ना, तुम कुछ तो बताते हो। तो वो तुम्हारे लिए क्या होता है, एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस कॉमन सेंस से स्ट्रांग होता है, उसके कंपेयर में हम हमारा लोकेशन बताते हैं। तो यहां पे भी मैंने डिसाइड किया कि ये जो पार्टिकल है अभी पॉइंट पी पे, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, इसके लिए एक रेफरेंस फ्रेम तैयार करते हैं। अब उसके लिए तुम्हें यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा जो सर्कुलर मोशन है ये क्या है, 1D है, 2D है या 3D है। बोलो मत वरना लात मारूंगा मैं आंखें। 1D का मतलब क्या बच्चों, जो पार्टिकल सिर्फ एक लाइन के ऊपर आगे पीछे मूव हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल। जो एक प्लेन में मूव होता है उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। और जो पूरे स्पेस में घूमता है उसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। बहुत सारे बच्चों को, थोड़ा कम सोचोगे तो ऐसा लगता है कि सर्कुलर मोशन 3D है। नहीं, सर्कुलर मोशन 2D है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ओके, जस्ट चेक इट, और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा और गोल 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 घुमाया। मेरा माउस है, मैं कुछ भी करूंगा, तो जस्ट चेक इट आउट। ये तुम जो देख पा रहे हो, ये एक प्लेन तैयार कर रहा है। अबे दिख रहा है क्या, ये सिर्फ इस प्लेन में मूव हो रहा है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन। कौन सा मोशन है, इट्स नॉट 3D। क्या बोलो कल, इवन प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो 2D। तुमने किसी चीज को पकड़ा फेंका तो ऐसा प्लेन में जाता है, इट इज 2D मोशन नॉट 3D। समझ में आ रहा है, ऐकतायत ना। तो 2D के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, 2D प्लेन में चलता है। तो वो जो 2 एक्सिस है उसका नाम हम एक्स और वाई रखते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो सर्कल का सेंटर है ना, इसको बनाते हैं ओरिजिन, और यहां पे ड्रॉ करते हैं एक्स और वाई एक्सिस। तो दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस वन इज से एक्स एक्सिस। ये हो गई तुम्हारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन से ओ। और फिर तुमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका स्टार्ट पॉइंट है ओरिजिन और एंड पॉइंट है तुम्हारा पार्टिकल अब जहां पे है वो जगह। ये जो वेक्टर ड्रॉ किया, गौर से देखो, सर्कल का रेडियस है ये, तो इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस वेक्टर। दूसरी भाषा में ये तुम्हारा पोजीशन भी दिखा रहा है, तो इसको ही बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, a vector drawn from the center of circle to the position of particle is known as radius vector or position vector. Understood? अब कॉमन सेंस है, ये जो पॉइंट है इसका मैं कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूं, कुछ तो वाई कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूं। ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने एक्स कॉमा वाई। क्या लिखे इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई। अब भले ही ये मैंने एक्स कॉमा वाई लिख दिया है, लेकिन मुझे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जो मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अभी मैं आज उसके आगे लिखे जाने वाला हूं। तो एकदम अच्छे बच्चों की तरह ध्यान दो, लक्ष्य देख रहे। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ऊपर का, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल सेपरेटली, जस्ट थोड़ा और डिटेल के लिए। तो इमेजिन करो ये तुम्हारा वो ट्रायंगल है, दिस इज योर रेडियस वेक्टर, ये तुम्हारा पॉइंट पी है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये मैंने बोला डिस्टेंस जो है एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा वाई होगा। कैसे, अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो अगर ये वाई है तुम्हारा तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, अबे है क्या। यहां पे सपोज इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए यम नाम देता हूं, वेक्टर का नाम बोलूं तो ये वेक्टर ओपी बार हो गया।
ओ से लेके पी तक का ओपी बार। इस वेक्टर का नाम क्या होगा बच्चों? ओ एम बार। और इस वेक्टर का नाम क्या होगा बच्चों? एमपी बार। एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुमको आता है? सबको सबको आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता क्या है कि कहां से निकल के कहां पे जा रहे हो। इमेजिन करो ये तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट है एंड दिस इज से योर एंड पॉइंट। यहां पे स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट जाने के दो रास्ते दिखेंगे, एक सीधा ओ से लेके पी तक ओपी, कैन यू सी दिस वन। दूसरा दिखेगा अल्टरनेटिव ओ से एम जाओ और फिर एम से पी जाओ। ट्रायंगल लॉ बोलता है दोनों चीजें एक ही होगी क्योंकि आउटपुट एक ही आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड नॉट ओनली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन टॉक्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, रिजल्ट के टर्म में। बोलते हैं रिजल्ट एक ही होना चाहिए। अब तुमने 10वीं एक ही अटेम्प्ट में पास किया या तुमने 3-4 साल मेहनत करके पास किया, रिजल्ट तो एक ही है, 10th पास हुए। कितने अटेम्प्ट में हुए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे भी वैसा ही है, तुम ओ से डायरेक्ट पी गए या फिर ओ से गए यम और यम से गए पी, तो ये एक ही चीज होता है। तुम्हारे सामने लिखा हुआ ये एकदम सिंपल चीज, किसी को लगेगा बहुत फालतू चीज है, नहीं, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जो अभी मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। व्हाट इज दैट? ओपी बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस एम पी बार, इट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला मैंने? ओपी बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस एम पी बार। व्हाट इज दिस? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। समझा सबको? किसी को इसमें डाउट है? अबे है क्या? नहीं है? नाइस। इसके आगे ओपी बार को हमने सिंबलिकली लिखा है आर बार, और ओ एम बार को लिखने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था। वैसे तो आपने इसको 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है और इसको अभी समझना पड़ेगा क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं अगले पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है। ओके, तो मुझे बताओ, कोई बंदा एक्स की डायरेक्शन में सिर्फ एक डिस्टेंस जाता है तो सिंबलिकली उसको किस सिंबल से लिखते हैं? आई बार या फिर आई कैप। अगर कोई बंदा एक्स की डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? ट्वाइस आई कैप। कोई बंदा एक्स की डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? थ्राइस आई कैप, बरोबर ना। कोई बंदा एक्स की डायरेक्शन में 4 डिस्टेंस जाता है तो उसको क्या लिखते हैं? 4 आई। तो उसी लॉजिक से मुझे बताओ, कोई बंदा एक्स की डायरेक्शन में एक्स इतना डिस्टेंस गया, एक्स की डायरेक्शन में एक्स इतना डिस्टेंस गया तो उसको क्या लिखेंगे? एक्स इंटू आई कैप। कॉमन सेंस है। तो तुम्हारा ओ एम यानी कि एक्स इंटू आई कैप, अंडरस्टूड। बीच में प्लस है। अब बात करते हैं एमपी की, ऊपर जाने का अपने को। कोई बंदा वाई की डायरेक्शन में सिर्फ एक ही डिस्टेंस गया तो उसको सिंबलिकली क्या लिखते हैं बच्चों? जे कैप। कोई बंदा 2 डिस्टेंस गया तो उसको क्या लिखते हैं? 2जे। कोई बंदा 3 डिस्टेंस गया तो उसको क्या लिखते हैं? 3जे। तो उसी तरह से कोई बंदा वाई डिस्टेंस गया तो उसको क्या लिखोगे? yj। तो व्हाट इज योर एमपी? इट इज yj, अंडरस्टूड। क्या इस स्टेप तक किसी को डाउट है? पक्का डाउट नहीं है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, भले ही तुम्हारा ये फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया होगा और इनफैक्ट कल मैंने तुमको यहां तक ऑलरेडी बताया भी था, लेकिन अभी उसके अगली स्टेप करने जा रहा हूं मैंने कल जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि मैंने आपको बोला ना, हर रोज अपन अपने नॉलेज को है उससे थोड़ा ऊपर लेके जाना होता है। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, यूजुअली जब तुम्हारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो तुमको पार्टिकल का ये एक्स कॉमा वाई पता ही नहीं होता। अरे सुन रहे हो क्या? हम इजीली क्या गिनते पता है? हम उस सर्कल की रेडियस गिन पाते हैं जो कि एक फिक्स नंबर है, वो बदलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल का लोकेशन बदलेगा, पॉइंट पी इधर आ गया, पी इधर आ गया मान लो, तो एक्स भी बदल गया, वाई भी बदल गया, इधर आ गया एक्स भी बदल गया, वाई भी बदल गया। तो एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग नंबर्स, वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि यार 2-2 लोगों को ढूंढना है एक्स और वाई, उसके अलावा ना कुछ तो अल्टरनेटिव काम करते हैं। तो हम लोग है ना ये एंगल गिनना प्रेफर करते हैं। इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा पार्टिकल आगे घूमेगा उस घूमने के साथ वो एंगल बताता चलेगा तुमको। वो जो रेडियस पार्टिकल आगे आगे घूमेगा तो रेडियस वेक्टर तुमको क्या बताएगा? एंगल। तुम जिस मूवमेंट की बात कर रहे हो, जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हो, मान लो उस इंस्टेंट का ये एंगल थीटा है। क्या एंगल कितना है बोलो तुम्हारा? थीटा। आगे जाके हम लोग इसको और एक नाम से रिप्लेस करेंगे, पहले तुम एंगल ही सोच लो। एंगल कितना है तुम्हारा? थीटा। तुमको एक्स नहीं चाहिए, तुमको वाई भी नहीं चाहिए, तुमको थीटा के फॉर्म में आंसर निकालना है। इस ट्रायंगल को गौर से देखो और मुझे तुम्हारा लॉजिक यूज करके बताओ हाउ यू कैन रिप्लेस एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा। सिंपल काम बताया मैंने तुमको, सोच के बताओ। जिसको आ रहा है हाथ ऊपर करके बताएगा। क्वेश्चन समझा क्या? हाउ यू कैन रिप्लेस एक्स एंड वाई बाय एंगल थीटा। पक्का? राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे सामने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया, दिसतोय का?
कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्स थीटा की कौन सी वाली बाजू है? एक्स थीटा के लिए कौन सी साइड है? एडजेसेंट। और आर क्या है? मैं नंबर बात कर रहा हूं, आर मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ये आर क्या है? हाइपोटेनियस। तो मुझे डायग्राम में देखे कॉस ऑफ थीटा का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। देयरफॉर व्हाट इज योर एक्स? आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। चलेगा बच्चों? उसी तरह से सेम डायग्राम में देखो और मुझे साइन का भी फॉर्मूला बता दो। व्हाट इज साइन थीटा? साइन क्या होता है? अपोजिट साइड, दैट इज वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आर। आर इधर लाओ तो वाई क्या मिल जाएगा तुमको? आर इंटू साइन ऑफ थीटा। अंडरस्टूड? अगर ये एक्स और वाई मैं इन दो फॉर्मूलों में रिप्लेस कर, सॉरी इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दूं तो व्हाट विल बी योर रेडियस वेक्टर आर बार? एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? आर कॉस ऑफ थीटा लिख दो। फिर आर इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू क्या है तुम्हारा? आई कैप, प्लस वाई की जगह पे क्या लिखोगे? आर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू योर जे कैप। चलेगा बच्चों? सो दिस इज योर इवन बेटर फॉर्मूला फॉर रेडियस वेक्टर। याद रखोगे? पक्का? तो ये जो है ये बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बोलना अपने आप में गलत है। ये जो नीचे मैंने लिखा दैट इज मोर बेटर। कल मैंने ये नहीं बताया था, आज अपन ने इसको अपग्रेड किया। याद रख लोगे? पक्का? ठीक है, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। कितने फॉर्मूले लिखे अब तक? एकदम छोटे छोटे फॉर्मूले भी लिखने हैं सारे। फिजिक्स मतलब फॉर्मूले। लेता है इतना? पक्का ना? अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने का। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो ना का देऊन टाकेल फटके। The next topic is angular displacement. What is that? Angular displacement. Now let's try to understand this. देखो बच्चों, कोई बंदा है पॉइंट ए से निकला और पॉइंट बी में गया। एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे गया। अगर मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? जानते हो ना इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है आप लोगों ने? ये अबे आज रिवाइज भी करवाया। पढ़ा है आप लोगों ने ये? अब व्हाट इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल? जाहिर है यहां पे भी हम लोग को गिन सकते हैं, लेकिन सर्कल में हमने डिसाइड किया कि यार सर्कल में घूम रहा है तो एंगल भी गिन सकते हैं। मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कल है वो, ओके। थोड़ा सर्कल दिखना चाहिए। क्या हो गया? सर्कल बन ही नहीं रहा। अच्छा मान लो ये सर्कल है, बोलिए ना का तुम लोग यहां पे थे पॉइंट ए को और तुम यहां पे पहुंच गए पॉइंट बी को। तुम्हारे रेडियस वेक्टर ने इतना एंगल बना दिया। कैन यू सी दिस? दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल बिटवीन दिस टू पोजीशन। तुम ये एंगल भी गिन सकते हो, ये डिस्टेंस भी गिन सकते हो। बोलू ना का इस एंगल को भी तो मैं एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकता हूं, लेकिन यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक लेंथ है 5 मीटर 10 मीटर। तो आज के बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट के दो फ्रैक्शन करेंगे या दो पार्ट करेंगे। जब भी डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ गिनोगे तो उसको खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलने का। आज के बाद डिस्प्लेसमेंट का नया नामकरण हो गया आज से बार से, उसका नाम हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम हो गया इसका? तो जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे उसी का आज से नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और फिर हम लोग एक नया डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढ लिए जो कि एंगल के फॉर्म में गिना जाएगा। सीधा सीधा तुम एंगल ही गिनोगे, उसका नाम होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है उसका बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रख लोगे? पक्का? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो ये चीज को अभी डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से, एकदम अच्छे बच्चों की तरह ध्यान दो। ओके, सो अगेन कंसिडर
यू पीछे मत देख. गायकवाड गायकवाड आहे ना तू. तुलाच म्हणतो मी. तुझं नाव काय? देशमुख. तू कोण आहे? देशमुख आहे ना. पुढे ये. चल बस इथे बस. बस इथे बस इथे. आता इथून तू जर पाठीमागे गेला तर मी तुला पुढे पाठवेल. ओके. So consider, लक्ष्य द्या. Consider this is some particle moving on a circular path. This is the circular path you may say. Okay. Now initially suppose you are as point A. ये आपका रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है. विथ टाइम या आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद उसने एक पूरा एंगल ट्रेस किया. ये रेडियस वेक्टर है और रेडियस वेक्टर ने ऐसा एंगल ट्रेस किया और तुम लोग यहाँ पे पहुंच गए से एट पॉइंट P. This angle traced by the radius vector in time t when the particle move from point A to point B on the circumference of circle is known as its angular displacement. पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में है, पॉइंट ए पे था, टी इतने टाइम में पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी पे गया तो उसके रेडियस ने ये जो एंगल बनाया उस एंगल को बोलते हैं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है सबको? किसी को इसमें डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? थैंक यू. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ गया. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की बात करते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर तुम ये स्ट्रेट डिस्टेंस निकालोगे, तुमने किसी बच्चे ने ये स्ट्रेट वाला डिस्टेंस निकाला तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इसमें पॉइंट ए तुम्हारा एक पॉइंट है, पॉइंट बी तुम्हारा एंड पॉइंट है, पॉइंट ए स्टार्ट पॉइंट है और ए के बीच में तुमने ये जो कॉर्ड निकाला, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्ड नॉट अबाउट द आर्क. ये जो कॉर्ड है ये तुम्हारा स्ट्रेट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो ये तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो इन शॉर्ट सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल को दोनों डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर भी है एंगुलर भी है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? चलो और थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करके अगर दिखाऊं मैं तुमको. इमेजिन करो कि तुम्हारा पार्टिकल जो था ना वो इधर था पॉइंट ए को और इधर पहुंच गया पॉइंट बी को. ए से किधर गया? पॉइंट बी को गया. कैन यू सी दिस एंगल? ये तुम्हारा कौन हो गया बच्चों? एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एट द सेम टाइम अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन निकाल दूं तो ये कौन हो गया तुम्हारा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल को दोनों भी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में तुमने उसको हाथ देके बोला वो बेटा डिस्प्लेसमेंट बताना, तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा कौन सा, एंगुलर कि लीनियर. तो लीनियर यानी कि स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के बीच का सीधा वाला डिस्टेंस, एंगुलर यानी कि सिंपल एंगल. डाउट है किसी को? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूजुअली रेडियन यूनिट में गिनते हैं. कौन से यूनिट में गिनते हैं बच्चों? रेडियन. और अगर आपको याद है 11th साइंस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, इसमें तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू R इंटू थीटा इन रेडियन. याद है तुमको? पक्का? तो अगर मैं तुमको ये कहूं इसमें यस क्या है तो तुमको याद होगा फॉर्मूला तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. ये जो था इसको यस बोलते थे अपन, आर्क लेते हैं. ये तुम्हारा सर्कल का रेडियस या एंगल थीटा और ये रिलेशन था. ये आर इस साइड में लेके आओ तो यस अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा. तो एंगल क्या है तुम्हारा? आर्क लेंथ, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये आर्क का लेंथ है. आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस. देखो फॉर्मूला यहाँ पे आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. अब जिसको ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन, इसी में दिक्कत है, उसके लिए ये फॉर्मूला लर्न करने जैसी चीज हुई. अगर तुम में पेशेंस है 3 मिनट तो मैं तुमको एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन ये प्रूफ करके दे सकता हूं. तो तुमको चाहिए तो हाँ बोलो, नहीं है तो कंसिडर करो. बोलो कितने लोगों की इच्छा? सर ये एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा कहां से आया हमको बताओ. 11th साइंस के पहले चैप्टर में है. हाँ या ना जल्दी बताओ. नहीं? कितने लोगों का नहीं कहना है? हाथ ऊपर करो. वाह, मतलब तुमको आता है. और कितने बच्चों को हाँ कहना है? बाकी को कुछ कहना ही नहीं है. अरे तुमको क्या लगता है इन लोगों को आता है? एक्चुअली आ सकता है, क्योंकि हो सकता है 11th में मैंने बताया उनको. मैंने नहीं बताया ना? अरे 2 स्टेप का प्रूफ है उसका, ये देखो. चलो बता ही देता हूं. सुन रहे हो क्या? ये तुम्हारे सर्कल का रेडियस है सपोज. सुन नहीं रहे हो तुम लोग? अभी जितना सर्कल का रेडियस है उतना ही तुम सर्कल के ऊपर चल के गए, यानी कि तुम्हारा आर्क का लेंथ इक्वल टू एग्जैक्टली रेडियस लिया
और फिर सेंटर के साथ ज्वाइंट कर दिया, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। ये जानते हो तुम पक्का? तुम वापस उतना ही डिस्टेंस एक बार और आगे गए तो ये तुम्हारा और 1 रेडियन बन गया। कुल मिला के कितना हो गया तुम्हारा? 2 रेडियन। जानते हो ना? फिर उतना ही डिस्टेंस तुम और एक बार आगे गए तो ये और 1 रेडियन हो गया। कुल मिला के कितना हो गया तुम्हारा? 3 रेडियन। और तुम अगर थोड़ा सा आगे जाओ, गौर से देखो, तो तुम्हारा ना सेमी सर्कल बन सकता है। ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, ये पूरा तीसरा रेडियन नहीं बनता, 3 से थोड़ा आगे जाना पड़ता है। ये देखो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 3 के थोड़ा आगे। प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है 3.14 रेडियन। डिग्री में बोलो तो 180 डिग्री। आधा सर्कल 180 डिग्री होता है ना। 3.14 के बजाय कोई बंदा बोल सकता है पाई रेडियन। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज अ वेरी बेसिक आइडिया जो तो सबको पता है कि पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं। करेक्ट। अब तुमको मैंने बोला कि बेटा आधा था, डोंट टॉक, तो पाई था, टोटल कितना होगा? तुम बोलोगे सर टोटल होगा 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। बराबर। दिस इज अनदर बेसिक। क्लियर है यहां तक? अब मैंने तुमको बोला कि देखो ये सर्कल है, इस सर्कल का ये जो एंगल है वो थीटा है और ये जो लेंथ है वो यस है। तो थीटा एंगल के लिए लेंथ कितना आया? यस। एंगल कितना है ये? बोलो ना, एंगल कितना है? थीटा। और लेंथ कितना है तुम्हारा? यस। तो मुझे बताओ टोटल एंगल के लिए कितना लेंथ? तुम बोलेंगे सर टोटल एंगल के लिए टोटल लेंथ। टोटल एंगल कितना है? 2 पाई। और टोटल लेंथ कितना है? 2 पाई आर सर्कमफरेंस। ये समझा क्या? छोटा एंगल छोटी लेंथ, टोटल एंगल टोटल लेंथ। ये तो तुम्हारा 4th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स हो गया कि 10 बच्चों को 20 चॉकलेट दिए तो बोलो 2 बच्चों को कितने चॉकलेट? तो तुम बोलोगे सर छोटे एंगल को छोटा लेंथ तो बड़े एंगल को बड़ा लेंथ इक्वल। बराबर ना? 2 पाई कैंसिल। सो यस डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू आर। या लेके जाओगे थीटा उस साइड में, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा कौन से यूनिट में गिना है लेकिन तुम लोगों ने? रेडियन में। तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इन रेडियन। या फिर बोलो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? यस डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज यस? आर्क लेंथ। व्हाट इज आर? रेडियस। अंडरस्टूड? क्या किसी को इस फॉर्मूले में दिक्कत है? वही नीचे लिखा है, कैन यू सी दिस? थीटा इज इन रेडियन। समझ में आ गया सबको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग का दही करेगा, तो जरा अच्छे बच्चों की तरह देखो। देखो बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। गिन सकते हो ना? फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ऑल ऑफ यू नो दिस एज वेल। जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब जब तुम चीज को रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो किसी चीज को, तो घुमाने के लिए डायरेक्शन है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। तो एक तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पार्टिकल का जब तुम गिनने जा रहे हो तुम उसका डायरेक्शन भी गिन रहे हो। सपोज ये तुम्हारा पार्टिकल बोलता था तुम्हें विनाकरण, तुम ये जो एंगल गिन रहे हो ये एंगल क्या है तुम्हारा? जस्ट मिनट में आया, 2 मिनट। हाँ, काय रे काय झालं? बाबा एक्सपायर झाले? अरे देवा, ते ठेव। अरे ये इतना जोर से क्यों लगने लगा? उसका ये पीछे का स्टॉपर तुमने तोड़ डाला क्या? किसने तोड़ा? कौन से लड़के ने? ओए, अरे चुप बैठो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? अरे बस रे, आज तुम्हाला काही सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम झालाय का?
तो फिर आज मेरे को तुमको बहुत ज्यादा बार बताना पड़ रहा है चुप बैठो. आज तुम्हारी बहुत दिनों के बाद इच्छा है, बहुत दिनों के बाद काय का पहिली बार इच्छा आहे की सर थोडं मारा ना आम्हाला. किती लहान म्हणजे आम्हाला काय मागचे 2-4 वर्षापासून कोणी टोलवलंच नाही हो. पण डायरेक्ट सांगा. म्हणजे तुम्हाला अशी एवढी मेहनत घ्यायची आहे का तुम्ही थोडं डिस्टर्ब कराल मला, मग मी तुमच्यापैकी एखाद्याला खूप कुठून काढेल. त्यापेक्षा ज्याला ज्याला इच्छा आहे त्याने हात वरती करा. माझी पण खूप वर्षापासूनची इच्छा अपूर्ण राहिली. करोनाच्या आधी कोणाला तरी फटकवलंय, मारलं कोणाला मी त्याच्यानंतर कोणालाच नाही. 12वीला गेल्यानंतर मारतो ना मी, तुम्ही अजून 11वीलाच आहे. अरे तुम्ही 12वीला आलेत, सॉरी आय वॉज लाइक यस. आज से अपन शुरुआत करते हैं. जिसकी भी इच्छा होगी हाथ ऊपर कर सकते हो डायरेक्टली, देन माय चॉइस विल बिकम क्वाइट इजी, राइट. हाँ बस देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको अपन कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो. कौन कौन से बताओ? स्केलर्स एंड वेक्टर्स. बड़ा रैंडम डेफिनेशन, बड़ा ऑर्डिनरी डेफिनेशन हमने क्या बना के रखा है? जिसको खाली मैग्नीट्यूड है उसको बोलो स्केलर, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी है उसको बोलो वेक्टर. लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वांटिटी को डायरेक्शन है लेकिन वो सर्टन लेवल तक सिग्निफिकेंट है, उसके बाद उस डायरेक्शन का कुछ फायदा नहीं है? तो रोटेशन में ऐसा होता है. रोटेशन जब तक तुम लोग एक छोटे लेवल पे कर रहे हो, देखो तुम यहां पे थे और यहां पे गए तो तुम्हारी डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस ही है. और इस केस में डायरेक्शन कंसीडर भी हो जाएगा. इनफैक्ट तुम जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हो वो वेक्टर के जो लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाकी के लॉ, इनको ओबे भी करेगा. लेकिन ये सोचो कि तुम राउंड एंड राउंड मार रहे हो. तुम्हारा राउंड मार के तुम पूरा इधर आ गए. इमेजिन करो अब तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, क्या तुम इस डायरेक्शन में आए? क्या नहीं. लेकिन अब क्या हो गया पता है? जब तुम्हारा एंगल काफी बड़ा हो गया को हम लोग फाइनाइट भी बोलते हैं, एक अच्छा खासा नंबर है, उस केस में यहां पे डायरेक्शन का कोई रोल बचा नहीं. और इस केस में अल्दो तुमको डायरेक्शन है लेकिन फिर भी तुम्हारे लॉ जो है वेक्टर के वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होते. काय बोलते मी ऐकतायत ना? अगर वो लॉ को एप्लीकेबल नहीं होता तो उसको हम लोग वेक्टर कंसीडर ही नहीं कर सकते. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. जब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है बच्चों, वेरी स्मॉल एंगल, तब तक वो लॉ को ओबे करता है और उसको हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह कंसीडर करते हैं. लेकिन जब ये एंगल काफी बड़ा हो जाता है वो लॉ को ओबे करना बंद कर देता है और उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. समझ में आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी. ये स्केलर है या वेक्टर है? तो तुम्हारा आंसर होगा कि व्हेन द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटा है तो उसको हम लोग यहां पे एक डेल्टा सिंबल लगा देते हैं जस्ट टू इंडिकेट इट इज वेरी स्मॉल. देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? लेकिन जब यही एंगल फाइनाइट हो जाएगा यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये लॉ को ओबे नहीं करता एंड वी कॉल इट एज अ स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी बनती है ये? यहां तक समझ में आ गया? तो जब मैं एंगल बड़ा लूंगा, जैसे कि यहां पे मैंने थीटा रिप्रेजेंट किया है, थीटा यूजुअली हम लोग बड़े वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा खासा बड़ा एंगल है सपोज, तो उस केस में ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर. तो हम लोग इस फॉर्मूले को स्केलर फॉर्म में रखेंगे. कौन से फॉर्म में रखेंगे? स्केलर फॉर्म में. ये समझा? लेकिन जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर. तो अब इसके फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म का जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं. सपोज ये तुम्हारा सर्कल है, तुम लोग यहां पे थे और तुम लोग यहां पे गए, बहुत छोटा एंगल किया, आई रिप्रेजेंट इट बाय द सिंबल से डेल्टा थीटा. कैन यू सी दिस पार्ट एज वेल? ये वाला हिस्सा दिख रहा है तुमको? ये बहुत छोटा हिस्सा है इवन, इसको मैं लिखता हूं डेल्टा एस एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ सर्कल. जाहिर है तुम्हारा एंगल छोटा होगा तो आर्क का लेंथ भी छोटा होगा. अगर तुम्हारा ये एंगल छोटा है तो आर्क का लेंथ भी क्या होगा? छोटा होगा. तो डेल्टा थीटा डेल्टा एस में था, लेकिन सर्कल की रेडियस उससे छोटी नहीं होगी तो वो आर ही रहेगा. और फिर ये जो तुम्हारा फॉर्मूला तुमने अभी अभी यहां पे ऊपर लिखा है, कैन यू सी दिस फॉर्मूला? कौन मुझे बताएगा ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, इसको स्मॉल टर्म्स के लिए कैसे लिखोगे? थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे तुम लोग? डेल्टा थीटा. यस की जगह पे तुम लोग क्या लिख दोगे बच्चों? डेल्टा यस. और आर की जगह पे क्या लिखोगे तुम लोग? आर की जगह पे डेल्टा आर लिखोगे कि आर ही लिखोगे?
आर ही लिखोगे। समझो, तुम्हारा जो फाइनाइट एंगल था, बड़ा वाला एंगल था, उसके लिए तुमने एंगल थीटा लिखा, उसके लिए आर्क लेंथ को तुमने एस लिखा, रेडियस को तुमने आर लिखा। लेकिन जब ये छोटे हो गए वैल्यू, तो एंगल हो गया डेल्टा थीटा, वेरी स्मॉल एंगल। उसकी वजह से आर्क लेंथ भी बड़ा छोटा हो गया डेल्टा एस, लेकिन रेडियस छोटी नहीं हुई। तो ये हो गया फाइनाइट क्वांटिटी के लिए, ये हो गया स्मॉल क्वांटिटीज के लिए। अब यहां पे और एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझो, हमने छोटे वैल्यू के लिए फॉर्मूले इसके पहले भी लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको याद है, वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का एवरेज का फॉर्मूला ये है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन तुमने बहुत बड़ा डिस्टेंस लिया और जाहिर है उसके लिए टाइम भी बड़ा लगेगा, तो ये फॉर्मूला सही है। लेकिन किसी बंदे ने बहुत छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कुछ मिलीमीटर डिस्टेंस, तो यस के बजाय फॉर्मूले में हम लोग क्या यूज करते हैं उसके लिए, डेल्टा यस। जाहिर है इतना छोटा डिस्टेंस जाने के लिए टाइम भी बहुत कम लगेगा, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, डेल्टा टी। लेकिन इस केस में कॉमन सेंस है, तुम्हारा वेलोसिटी कम नहीं रहेगा। अगर तुमको मैंने बोला बेटा इधर से पुणे जाना है, तुम गाड़ी बाइक लेके निकले 50 60 70 की स्पीड से चलोगे, लेकिन तुमको मैंने बोला नहीं एक काम करो, इस बाइक को नहीं इधर से वो खाली अगले सिग्नल तक लेके जाओ, तो तुम क्या उतर के धक्का मार के लेके जाते हो क्या, उसी स्पीड से जाते हो। तो भले डिस्टेंस छोटा हो जाए, उससे टाइम छोटा हो जाता है, लेकिन स्पीड छोटा नहीं होता, स्पीड उतना ही रहता है। तो v के लिए की जगह पे तुम v लिखोगे। लेकिन फिर हमको अचानक याद आता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा है ये बहुत छोटा है, तो कोई तुम इसको जीरो ना लिख दो, और इसको तुम जीरो ना लिखो, इसलिए बाजू में हम लोग एक सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाता है डिनोमिनेटर को जीरो डालने से, बरोबर कि नहीं। मेरा सवाल है क्या यहां पे ऐसा लिमिट लिखने की जरूरत है, यस और नो। नो, व्हाई, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। तो इवन दो आपने इस फॉर्मूले को स्मॉल क्वांटिटी के लिए लिखा, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर में सॉरी जीरो नहीं आ रहा है, या वो छोटा टर्म है नहीं, तो आपको बाजू में लिमिट लिखने की जरूरत है नहीं। समझा। तो कभी भी उठ के लिमिट चिपकाते नहीं है, उसको लिखने का टाइम होता है, वो टाइम पे लिखने का होता है। ये समझ में आ गया, श्योर। किसी को डाउट है इसमें? तो स्मॉल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्लियर है सबको। स्मॉल क्वांटिटी मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो स्मॉल वाली है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और जो लार्ज वाली है वो क्या है तुम्हारी, स्केलर। तो जब भी, पूरे साल भर याद रखना, जब भी तुम किसी वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाते हो तो उस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने की आदत करनी है अपने को। किस फॉर्म में लिखने का, उसको वही फॉर्मूला लिखना है, लेकिन हमें लिखना है उसको वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज आना जरूरी है। लेट मी कन्वर्ट दिस फॉर्मूला फॉर स्मॉल क्वांटिटी अगेन। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर, यही है। नाउ आई वांट टू राइट द सेम फॉर्मूला इन विच फॉर्म, बोलो जल्दी से बोलो, वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है अपने को। अब तुमको या तुम में से कितने बच्चों को पता है कि एक फॉर्मूला जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर रहा है, अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जिसको आता है हाउ टू कन्वर्ट, मैंने बताया पढ़ाया है ऑलरेडी तुमको 11th में, हाउ टू कन्वर्ट अ मैग्नीट्यूड फॉर्मूला इनटू अ वेक्टर फॉर्म। आता है तो हाथ ऊपर करो। 3-4 स्टेप में करते हैं ये काम हम। किसी को पता है? नहीं, अभी बता रहा हूं। साल में कम से कम 100 200 300 फॉर्मूले अपने को करने हैं। तो हर बार तुम नालायक की तरह मेरे को रिवाइज करने को बोलोगे तो मैं लात मारूंगा पकड़ के। अब बता रहा हूं, ध्यान रखना परमानेंटली। कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले उस फॉर्मूले में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज तुमको इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है, जैसे इस फॉर्मूले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस वेक्टर है, 3 चीजें हैं। ये चेक कर लो इनमें से स्केलर कौन है, इनमें से वेक्टर कौन है। जब तुम बहुत छोटे चीज की बात करते हो तो गौर से देखना इसको। ये तुम्हारा थीटा, बहुत छोटा वाला डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये तुम्हारा यस दिख रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। ये भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको भी डायरेक्शन आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है। और रेडियस तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो तीनों वेक्टर है। एकदम सिंपल चीज है, आराम से समझो। फॉर्मूले लर्न नहीं करने की जरूरत, अगर तुमको यह पता होगा कि स्केलर फॉर्मूले को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, तुम्हारे उस फॉर्मूले में कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है उसको डिसाइड कर लो। हो गया? मुझे बताओ अपने फॉर्मूले में डेल्टा थीटा, डेल्टा एस और आर, तीनों में वेक्टर कौन है, स्केलर कौन है? तीनों वेक्टर है। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? अगर इसमें कहीं पे टाइम का टर्म आता तो टाइम को डायरेक्शन होता है क्या? तो वो क्या होता? स्केलर होता। तो पहले ये डिसाइड कर लो स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर तुमको एरो करना है।
क्लियर? तो एक चीज तुमको पता चल गई, इतने ही नॉलेज से अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, इतना ही नॉलेज लिया भागा, अरे जो वेक्टर है उसके ऊपर बार करते हैं, खत्म, तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बार डिवाइडेड बाय आर बार। लेकिन आधा अधूरा नॉलेज डेंजरस होता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें तुमको सिर्फ एक चीज पता है, जो वेक्टर है उसके ऊपर बार करने का, जो वेक्टर ने उसको छोड़ देने का, इतना ही नॉलेज लेके गए। तो तुमको मैंने क्या बोला कि तुम्हारा आंसर इतने नॉलेज के बाद गलत। दूसरा नॉलेज तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वेक्टर में डिवीजन नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सुना क्या? वेक्टर में डिवीजन नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फॉर्मूला डिवीजन की जगह पे अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है तो वो करो। तो ये फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के बजाय पहले इस फॉर्मूले को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ, या आर लेके जाओ इस साइड में, तो तुम्हारा फॉर्मूला दिखेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। डिवीजन की जगह पे मैंने, सेम ही चीज है ना, क्या फर्क है ऊपर और इस फॉर्मूले में? क्या फर्क है? कुछ नहीं, वो डिवीजन के फॉर्म में दिख रहा था, सेम चीज को मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखना वेक्टर गलत है, लेकिन यहां पे मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, अगर इस नॉलेज के साथ मैं करूं कि वेक्टर में डिवीजन नहीं करते, वो भी मेरे पास है नॉलेज अभी कि वेक्टर डिवीजन होता ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में ऐसा लिखना अपने आप में गलत चीज है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले को, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहां पे मैं कर दूंगा 12 से। तो मेरे पास अभी दो नॉलेज थे, एक वेक्टर है तो बाहर करने का, वेक्टर नहीं तो छोड़ देने का। दूसरा, डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं होना चाहिए कि वेक्टर में डिवीजन नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में चलता है सिर्फ। तो मैंने फॉर्मूले को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के एरो किया। फिर भी तुमने जो लिखा है हो सकता है वो गलत है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास कुछ नॉलेज आना बाकी है। दो नॉलेज तो क्लियर हो गए। पहला नॉलेज क्या, जो वेक्टर है उसके ऊपर बार करो। दूसरा नॉलेज क्या, डिनोमिनेटर में वेक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा नॉलेज, तुम जब फॉर्मूला लिख रहे हो, सुन रहे हो ना, और फॉर्मूले में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर तीसरा वेक्टर आ रहा है, या फिर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर स्केलर आ रहा है। स्केलर यानी कि ऐसी क्वांटिटी आ रही है जिसको डायरेक्शन नहीं है। तो दोनों केस में क्या चेंज होता है, जब वेक्टर इंटू वेक्टर आता है तो बीच में क्रॉस करते हैं, और जब, सुन रहे हो ना, बहरे तो नहीं हो गए कुछ बच्चे, जब मैं देखता हूं ना अशा वेगळ्या दुनियेत असतात, कान पडता आजकाल, लक्ष दे, तुलाच बोललो मी स्पेसिफिकली। और दूसरा, वेक्टर इंटू वेक्टर अगर आंसर स्केलर आ रहा है तो बीच में डॉट करते हैं। कितनी फालतू सी चीज है कि वेक्टर इंटू वेक्टर अगर आंसर वेक्टर ही आ रहा है तो बीच में क्रॉस करो, और अगर स्केलर आ रहा है तो बीच में डॉट लिखो। अब ये तुमको 10वीं तक कभी टेंशन नहीं आया, 10वीं में तुमको मन मर्जी कहीं पे भी क्रॉस किया, कहीं पे भी डॉट किया है, बरोबर कि नहीं? लेकिन अब तुमको लॉ पता होना चाहिए कि तुम्हारा आंसर अगर वेक्टर है तो बीच में क्रॉस होना चाहिए, और बीच में अगर आंसर अगर स्केलर है तो बीच में डॉट होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये एक वेक्टर है कि नहीं? रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं? और मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या आया, मैंने बीच में डॉट किया है, दिख रहा है तुमको? गलत है, बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? क्रॉस। तीसरा नॉलेज कि बीच में डॉट कब करने का, बीच में क्रॉस कब करने का। 3 नॉलेज है तुम्हारे पास अब तक, किसके ऊपर बार करने का, किसके ऊपर बार नहीं करने का। दूसरा, डिवीजन नहीं होना चाहिए। तीसरा, कब डॉट करने का, कब क्रॉस करने का। अगर यहां पे जो क्वांटिटी है उसको डायरेक्शन नहीं होता तो बीच में डॉट करता, लेकिन उसको डायरेक्शन है तो बीच में मैं क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा। कितना छोटा नॉलेज है, लेकिन तुम उसको भी लेने को तैयार ही नहीं हो गए, तो दिमाग में जाएगा क्या? 3 नॉलेज समझा। 3 नॉलेज के बाद चौथा और आखिरी नॉलेज, जब तुम्हारे बीच में डॉट आएगा बच्चों तब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी जो तुमने 11th में पढ़ी है वो ये बोलती है कि दो वेक्टर के बीच में, सपोज मैं नाम लेता हूं उनके ए और बी, ए बार और बी बार ऐसे नाम लिखा मैंने। अगर तुमने उनके बीच में डॉट किया है तो तुम बी बार इंटू ए बार करो या ए इंटू बी करो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होते हैं। तो प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए सेम, समझ लो, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन जब कभी तुमने बीच में क्रॉस कर दिया तो अभी होता है प्रॉब्लम। तुमने ए बार क्रॉस बी बार किया या बी बार क्रॉस ए बार किया, ये दोनों अनफॉर्चुनेटली सेम नहीं है। काय बोल लो मी, कळालं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग है। तो सर ये क्या बात हुई? यहां पे जो तुम्हारा आंसर आता है वो एक वेक्टर है
और उसका डायरेक्शन ए बी को मल्टीप्लाई कर रहा है या बी ए को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। कैसे? गिव मी वन मोर पेन। ओके, सो इमेजिन करो ये दो वेक्टर है, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, ये ए है ये बी है, ठीक है। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? बी। ये ए है ये बी है, ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ये ऊपर वाला वेक्टर आता है। ये ए है ये बी है, ये ए क्रॉस बी है। ये कौन है तुम्हारा? वेक्टर ए बार। ये कौन है तुम्हारा? बी बार। ये तीसरा वाला कौन है? ए क्रॉस बी। अगर मैं ऐसा करूं तो ये कौन है पता है? नीचे वाला ये बी है, ए है ये बी है। तुमने बी से ए की ओर आए, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलता है, दिख रहा है तुमको? ये नीचे का बी क्रॉस ए है, तो ऊपर वाला ए क्रॉस बी, नीचे वाला बी क्रॉस ए, दोनों सेम है क्या? अलग अलग है ना? ऊपर जाना और नीचे जाना एक ही होता है क्या? अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज बी क्रॉस ए। तो अगर तुमने बीच में कभी क्रॉस कर लिया तो तुमको चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली पहला कौन चाहिए ना बाद कौन चाहिए। तो अब तुम्हारे चार नॉलेज जिसके दिमाग में है उसके लिए ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चारों लेके मैं इसको लिख के दिखाता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके आगे जब जब मैं पूछूंगा इन चारों को यूज करने की एबिलिटी तुम में होगी। जरूरी नहीं चारों यूज करने पड़े, कभी एक ही यूज करना पड़ता है, कभी दो में हो जाता है, कभी तीन यूज करने पड़ते हैं, कभी चारों पड़ते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में चारों यूज करने पड़ते हैं और इस चार के अलावा और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला बताओ स्मॉल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला कैसा बनेगा? थीटा का क्या लिखोगे? डेल्टा थीटा। यस का क्या लिखोगे? डेल्टा यस। आर को क्या लिखोगे? डेल्टा आर। क्यों नहीं? क्योंकि आर छोटा नहीं हुआ है। कम करेक्ट। वेक्टर फॉर्म में डिवीजन होता है क्या? तो इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखने में सेंस है क्या? तो पहला दिमाग क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेशन में लिख लो, आर लाओ इधर। सो व्हाट इज डेल्टा यस? आर इंटू डेल्टा थीटा। समझा? दूसरा, वेक्टर में क्या करते? पहला नॉलेज, एक नॉलेज से काम हो गया। दूसरा नॉलेज क्या बोलता है? बार कर। किसके ऊपर बार करूं? जो वेक्टर है। कौन कौन वेक्टर है? रेडियस वेक्टर, डायरेक्शन है सेंटर से लेके पार्टिकल की पोजीशन तक। डेल्टा थीटा एंगल है, रोटेट हो रहा है, डायरेक्शन है। डेल्टा यस डायरेक्शन है, तीनों के ऊपर बार। समझा? इधर दिख रहा है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वापस वेक्टर आया तो बीच में डॉट करना चाहिए कि क्रॉस करना चाहिए? क्रॉस। तो बीच में क्रॉस। समझा? अब जैसे ही मैंने बोला बीच में क्रॉस कर दिया तो गड़बड़ है। तुम्हारा आंसर आर क्रॉस डेल्टा थीटा होना चाहिए या डेल्टा थीटा क्रॉस आर होना चाहिए? यू हैव टू थिंक। दोनों सही नहीं है, दोनों में से कोई तो एक ही सही है। काय बोललो कळालं का? दिसतोय तुम्हाला? क्रॉस केल्यामुळे दोन ऑप्शन तयार झाले. कोणते दोन ऑप्शन? आर क्रॉस डेल्टा थीटा किंवा डेल्टा थीटा क्रॉस आर. कळलं? अब इनमें से कौन सा सही है वो डिसाइड करने के लिए तुमको मदद करेगा राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है? गौर से सुनना. जिसने परफेक्टली सुना यकीन मानो उसको आराम से दोनों में से सही वाला फॉर्मूला बताने आएगा. अदरवाइज तुम कुछ भी लिखोगे और तुमको लगेगा कि आंसर सही था, मेरे को गलत मार्क्स क्यों दिए इतनी छोटी चीज के लिए. ठीक है? तो सुनो, पहले तो एक चीज समझो बच्चों. एंगुलर में एंगुलर थीटा का डायरेक्शन कैसे चीज डिसाइड करते? थीटा का डायरेक्शन लेते क्या है? तो थीटा का डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज मैंने कोई ऐसा चीज ले लिया लाइक स्क्रू वगैरह वगैरह, और अगर मैं इसको घुमाऊं, अगर मैं इस तरह से घुमाऊं इस तरह से, तो ये किधर जाता है? नीचे. पता है तुमको? स्क्रू टाइट किया तुमने कभी? इस तरह से घुमाते हो तो किधर जाता है? नीचे. और इस तरह से घुमाते हो तो किधर जाता है? ऊपर. तो थीटा का डायरेक्शन तुम्हारा राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल दोनों डिसाइड करते हैं. अगर ये तुम्हारा रोटेशन का डायरेक्शन होगा, कोई सर्कल में चीज इस तरह से रोटेट हो रही है तो थीटा अपन ऊपर जा रहा है ऐसा बोलते हैं. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है वही उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डिसाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल. If the curved fingers represent the direction of motion, thumb represent direction of angular displacement. तो तुम ऐसा घुमाओगे चीज तो ऊपर जाएगी, ऐसा घुमाओगे तो नीचे जाएगी. तो थीटा का डायरेक्शन समझा? थीटा का डायरेक्शन समझा? आर का डायरेक्शन बताओ. मैंने तुमको थीटा का डायरेक्शन पूछा खाली. हाँ, मैं ये एक डायग्राम अभी यहाँ पे बनाता हूं तुम्हारे लिए. मेरे को तुमने थीटा का डायरेक्शन बताना है. ओके? इमेजिन करो ये तुमको ऊपर से दिखा रहा हूं मैं डायग्राम. ये तुम्हारा डेल्टा थीटा है, ये तुम्हारा एस है, डेल्टा एस, और ये तुम्हारा आर है. अगर मैं तुमको पूछूं आर का डायरेक्शन बताओ इस डायग्राम में, तो आर का डायरेक्शन क्या है? पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन. थोड़ी देर पे डेफिनेशन देखा ना.
रेडियस वेक्टर का डेफिनेशन क्या था? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। तुमको डायग्राम में रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन दिख रहा है, कहां से लेके, सेंटर से लेके पार्टिकल की पोजीशन तक, ओपी बार। यस का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? तुम जिधर जा रहे हो, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन है, तो ये हो गया तुम्हारा यस का डायरेक्शन। कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ यस? दोनों दिखा। अब थीटा का डायरेक्शन कैसे दिखेगा? थीटा अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा, तो तुमको बाहर निकलेगा, इस बोर्ड से बाहर आ रहा है थीटा, तुम्हारे आंख के अंदर घुस रहा है, थोड़ा बाजू को हो जाओ, लगेगा। ओके, तो अगर मैं इसको दूसरे प्लेन में ड्रॉ करूं समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, तो ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा यस है, और ये तुम्हारा थीटा ऊपर है। ओके, अब मैं 3 पेन से तुमको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। लक्ष्य इकडे द्या, इमेजिन करा, थोड़ा फील करना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे मैं सर्कल में इस तरह से चीज को घुमा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलेगा। मान लो तुम्हारा पार्टिकल अभी यहाँ पे है, किधर है? यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। ओके, एक और पेन दो रे, ये गिर गया तो टूट जाएगा। ये तुम्हारा रेडियस है, आर का डायरेक्शन, ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल है, हाँ ऐसा, ये सेंटर है, ये पार्टिकल यहाँ पे है फिलहाल, तो ये हो गया आर बार है, कळालं? ये आगे जा रहा है ना ऐसा, तो ये हो गया एस बार। ये तुम्हारा आर, ये तुम्हारा यस, और तुम घुमाओगे तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो ये हो गया थीटा। ये 3 लोग तुमको दिख रहे, सबको, किसी को डाउट नहीं है इसमें? आर, यस एंड थीटा, क्लियर है? पक्का? जस्ट फॉर कन्वीनियंस ये यस में इसी पॉइंट को लेके आके पकड़ता हूं। अब ठीक है, बोलो ये कौन है तुम्हारा? आर बार का डायरेक्शन, ये कौन है? एस, ये कौन है? थीटा। आराम से करो, पहले बार टाइम लगेगा, हर बार नहीं लगेगा। पर सांगा आर, एस एंड थीटा, यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ अपने फॉर्मूले में देख के कौन किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? आर, यस और थीटा में से कौन दो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आर और थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसने इसको मल्टीप्लाई किया, ये कौन है तुम्हारा? थीटा, ये तुम्हारा आर है। तो अकॉर्डिंग टू अगेन राइट हैंड थंब रूल, ये अलग रूल है, इत्तेफाक से दोनों सेम ही है। थीटा इंटू आर उस साइड में जाना चाहिए, आर इंटू थीटा इस साइड में आना चाहिए। तो मुझे बताओ, थीटा इंटू आर सही कि आर इंटू थीटा सही? आर इंटू थीटा करूंगा तो मेरे बाजू में आना चाहिए था, लेकिन थीटा इंटू आर करूंगा तो तुम्हारे साइड में आएगा। तो कौन सा सही है? थीटा इंटू आर सही है कि आर इंटू थीटा सही है? थीटा इंटू आर से तुम्हारी साइड में है ना डायरेक्शन, तो थीटा इंटू आर वाला फॉर्मूला करेक्ट है। सो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। अब ये है कितना नॉलेज? इतना इतना सा है, हर बार टाइम लगेगा कि इतना नहीं, लेकिन तुम पहली बार इज्जत से समझोगे तो हर बार तकलीफ नहीं होगा। कळला? पक्का? तो क्या तुमको ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में समझ में आ गया? श्योर? ओके, ये इसके ऊपर की कंप्लीट नोट्स हैं, अगर तुम्हारी बहुत ही इच्छा होगी तो तुम उसको यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देखो फॉर्मूला इसके फॉर्म में लिखा, उसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद इधर उसके बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन ये भी लिखी हुई है, तुमको लिखना है लिख लेना, बाद में नोट्स तुमको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? यूनिट एंगल है ना, कौन से यूनिट में गिनते हैं? रेडियन में गिनते, डिग्री बचपन में गिनते थे। डायमेंशन, थीटा का फॉर्मूला बताओ रे, यस डिवाइडेड बाय आर। यस क्या है? लेंथ है, और आर क्या है? लेंथ है। लेंथ लेंथ को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो फॉर्मूले में ना तो मास है, ना तो लेंथ है, ना तो टाइम है, ये इसका डायमेंशन है, m0, l0, t0। टेक्निकली इट इज डायमेंशन लेस, इसको डायमेंशन नहीं है, सिर्फ यूनिट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी which is dimensionless but it has a unit is radian but no dimension। clear? चलेगा? हाँ, वो डिस्कशन करना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं।